सारी पार्टियां बिहार की एनडीए की जब भाजपा को ही दबाव डाल रही हैं तो भाजपा कितने देर तक चुप रहेगी? जी, कभी तो बोलना था ना। एक हफ्ते बाद रिएक्ट किया नीरज कुमार बबलू, और जब रिएक्शन से उनके सरकार गिरने की धमकी जब आ गई तो कैसे भागे भागे रातों रात पहुंचे हैं सुशील मोदी। जी, मांझी जी सरकार गिरा देंगे क्या? मैं चैलेंज करता हूं मांझी जी को सरकार गिरा दे, संभव है क्या? इतना तेजस्वी यादव लगातार ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं कि हाँ गिरा दिए मांझी जी, हम है ना, आप मैनेज कर लेंगे, आप आइए तो सही, क्यों नहीं गिरा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा नीरज बबलू ने, आपके पुत्र भी तो इस मुख्यमंत्री के कैबिनेट में शामिल हैं, आपके पुत्र भी को तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं मंत्री के तौर पर, कैसे कुर्बानी दे दीजिएगा? आज दनिश रिजवान कह रहे थे कि सड़कों पर रहने वाले आदमी हैं, सड़कों पर रहा है मुसहर समाज, मुसहर समाज रहता है, मांझी नहीं रहते हैं। एनडीए के 4 दलों में जहां पावर का डिवाइड है, अगर सीधे तौर पे कहूं तो आपको तो नीतीश कुमार पावर ब्रोकर का काम कर रहे हैं, और मांझी, मुकेश सहनी और भाजपा के बीच जो पावर डिवाइड होना चाहिए इक्विलिब्रियम में नहीं। जी, भाजपा सबसे कमजोर पार्टी बिहार में हो गई। मांझी जी भाजपा को साथ लेते हैं, भाजपा मुकेश सहनी को साथ लेती है, नीतीश कुमार सबको साथ लेते हैं, और साधने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मना लेना, पोट लेना, काम बजा देना। भाजपा का वो गुट था जो सरकार में है और जो ताकत इस्तेमाल करना चाहता है। नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, नीतीश कुमार के साथ, नीतीश के साथ है, नीतीश के खिलाफ रहते तो वो उसको दूसरे तरीके से भुनाते, वो मानते ही नहीं। नीतीश के साथ थे तब लगा कि हम नीतीश के साथ, हमको कैसे रोक दिया, हम तो सरकार है। भले इस चुनाव में दोनों सीटों पर जीत के उपचुनाव में आ गई है जदयू, और वो दावा कर सकती है क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट किया है चुनाव में, संजय सिंह हो या अशोक चौधरी हो, जिन लोगों ने भी किया अच्छा मैनेजमेंट किया, ललन सिंह ने भी अच्छा काम किया, लेकिन इस बात की गारंटी ना अशोक चौधरी ले सकते हैं, ना संजय झा ले सकते हैं, ना ललन सिंह ले सकते हैं कि वो अपने समाज के वोट बैंक को नीतीश तक जोड़ देंगे। विपक्ष ज्यादा झेलना पड़ता था सत्ता पक्ष का हमला। जी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस ये ज्यादा हमला कर रही थी भाजपा पर, जी, क्योंकि भाजपा विपक्ष में बैठी हुई थी। जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, बिहार की राजनीति में विपक्ष गायब है, सत्ता पक्ष ही विपक्ष है और विपक्ष भी सत्ता पक्ष है। ऐसे समझिए कि 4 दल है, कभी वो विपक्ष में आ जाते हैं तो कभी वो सत्ता पक्ष में आ जाते हैं। पिछले दिनों का बयान देखें, शुरुआत करते हैं जीतन राम मांझी के बयान से, तो अंत में सुशील मोदी के बयान पर भी अभी खत्म नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर से एक बयान आ गया है जीतन राम मांझी की तरफ से। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों पर टिप्पणी की, भाजपा के नेताओं के द्वारा उन पर टिप्पणी करी गई। भाजपा के 2 नेता नीरज बबलू और बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा, दोनों लोगों ने टिप्पणी कर दी। उसके बाद दानिश रिजवान की टिप्पणी आती है सरकार गिराने वाली, कि सरकार गिरा देंगे, अगर हम अपना समर्थन वापस लेते हैं तो बिहार की सरकार नहीं गिरेगी। फिर से एक बार बिहार सरकार के मंत्री का बयान आता है कि सरकार 4 विधायक से नहीं चलती है। अब इसके बाद भाजपा के वो नेता बिहार में एक बार फिर से आ गए हैं जिनको पिछले 3-4 सालों से दिल्ली भेज दिया गया है कि आप बिहार की राजनीति नहीं करिए। लालू प्रसाद यादव बिहार से बाहर हो गए तो आप भी बाहर हो जाइए, तो उनको बाहर कर दिया गया था, लेकिन उनकी एंट्री हो गई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की। उन्होंने भी अपना बयान दे दिया, बाकी बचा खुचा था। उसके बाद दानिश रिजवान ने आज पूरी कर दी और कह दी कि अगर आपको दिक्कत है तो आप समर्थन वापस ले लीजिए, कह दीजिए मांझी जी को कि हमको आपका समर्थन नहीं चाहिए। उसके बाद देखते हैं कैसे सरकार चलती है। हम लोग सड़क पर रहने वाले लोग हैं, सड़क पर रह लेंगे, लेकिन जिन लोगों का ऐशो आराम की आदत लग गई है, लंबे समय से ऐशो आराम करते आए हैं, अब उन लोगों को दिक्कत होगी। आज इसी खबर की चीरफाड़ होगी, काफी लंबी कहानी है और शुरुआत से हमने आपको समझा दिया उस कहानी के बारे में, जिस कहानी के बदौलत बिहार में लगातार राजनीतिक संकट आ गया है। संकट कई प्रकार के होते हैं, आप देखे होंगे, कभी कभी वित्तीय संकट आता है, कभी युद्ध की स्थिति में देश में आपातकाल लगता है, कई तरह के संकट होते हैं, लेकिन बिहार में राजनीतिक संकट है। डॉक्टर साहब बताएंगे इस संकट की चीरफाड़ करके इस संकट का असली जड़ कौन है और इस संकट में अब क्या होने वाला है बिहार की राजनीति। देखिए, आपने जो पूरी कहानी बताई उससे मुझे अमिताभ बच्चन का एक गाना मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है जी। गाना था उनका कि अपनी तो ऐसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी,
आपका क्या क्या होगा जनाबे आली, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, आपका क्या होगा जनाबे आली। ये जब आप बयान दानिश रिजवान का बता रहे हैं तो मुझे एग्जैक्टली ये गाना समझ में आ रहा है जैसे अमिताभ बच्चन ने गाया था, वो सेम टू सेम गाना यहाँ रिपीट हो गया, बिहार की राजनीति में चरितार्थ हो गया है। आपने दो तीन बातें बहुत सही कही कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष में अंतर रह नहीं गया है। जो विपक्ष है वो तो छुट्टी पर है जी, छुट्टी पर हनीमून मनाने गया है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वही विपक्ष है जी, जो चाचा है वही भतीजा है। बिहार की राजनीति में यही हो रहा है, एकदम एनडीए के 4 दल किसी विपक्ष की आवश्यकता को नगण्य कर दे रहे हैं जी, हम है ना, हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे जी। और वही हो रहा है। मांझी जी भाजपा को साध लेते हैं, भाजपा मुकेश सहनी को साध लेती है, नीतीश कुमार सबको साध लेते हैं। और साधने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मना लेना, पोट लेना, काम बजा देना, फंसा देना पेच, ये मैं कह रहा हूँ। और बिहार की राजनीति में पेच खूब फंसाया जाता है और नीतीश जी से बढ़िया कोई नहीं जानता है जी। नीतीश जी चाहते तो भाजपा ने जो किया नीतीश जी के साथ चुनाव में, पर्दे के पीछे खेला करके, जिस पर्दे को जलाने की बात मुकेश सहनी कर रहे थे, पर्दा के पीछे जो खेला किया, चिराग पासवान बेचारे कोलेट्रल डैमेज हो गए। शुद्ध जो एक राजनीतिक टर्म अगर मिलिट्री की भाषा का मैं यहाँ लेके आऊँ तो शुद्ध कोलेट्रल डैमेज चिराग पासवान हो गए, ना इधर के ना उधर के। युद्ध में हथियार नहीं होता है, वो इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया, घर का ना घाट का। लेकिन अब तो तुमने दूसरा बात बोल दी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सच्चाई यही है, आपने जो कहा वही सही है। चिराग पासवान की राजनीति की चर्चा करना ही बेकार हो गया है। जो पार्टी छोटी मोटी बची है, एक में से टूट के दो रोटी में, एक रोटी में से आधा दिया गया, उसमें से भी आधा अधूरा आप सुन रहे हैं कि टूट के उनको मिलने वाला है जी। तो ऐसे खैर जिसकी राजनीति समाप्त हो उसके बारे में चर्चा क्या करना। लेकिन हाँ, एनडीए के 4 दलों में जहां पावर का डिवाइड है, अगर सीधे तौर पे कहूँ तो आपको तो नीतीश कुमार पावर ब्रोकर का काम कर रहे हैं और मांझी, मुकेश सहनी और भाजपा के बीच जो पावर डिवाइड होना चाहिए इक्विलिब्रियम में नहीं है जी। भाजपा सबसे कमजोर पार्टी बिहार में हो गई है एनडीए में। भाजपा सबसे ज्यादा विधायकों की पार्टी है, लेकिन मांझी जी हो, मुकेश सहनी हो या नीतीश कुमार हो, सभी अपने टर्म पर डिक्टेट कर रहे हैं। इसके पीछे कारण भी है, भाजपा की जो गुटबाजी है इंटरनल, वो बहुत डैमेज कर रही है भाजपा को जी। एक बड़ा जत्था है जो सरकार का हिस्सा है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या दोनों डिप्टी सीएम हो, उनको अपनी चांदी काटनी है और उस चांदी को सत्ता रहते ही काटा जा सकता है जी। और इस वजह से वो नीतीश के साथ खड़े हैं। मैं तो कहा ही था आपको कि जब नीतीश कुमार बुराई भी करते हैं भाजपा की तो पीछे तारकिशोर या रेणु देवी में से कोई खड़ा रहता है, अन्यथा कोई जीवेश मिश्रा या फलना चिन्ह कोई नजर आ जाएंगे। सच्चाई यही है कि जो कैबिनेट में है उनमें से बहुत कम ही लोगों के पास बोलने की हिम्मत हो पा रही है जी। और जो बोल रहा है उसको उसका गुट समझ में आ जाए किधर है, वो अलग ही गुट है। एक नाराज गुट है जिसे साइडलाइन किया गया है, एक डैमेज कंट्रोल गुट है जिसमें सुशील मोदी है, और एक और गुट है जो पावर में आना चाहता है, इसलिए वो चाह रहा है कि बिगड़ ही जाए नीतीश और भाजपा। एक और जिक्र मैं करना चाहूंगा, ये काफी पुराना वाकया है। जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोकी गई थी, तब आपको वो सारी बातें याद होंगी रात के समय में। तो ये क्या था, भाजपा का वो कौन सा चेहरा था, वो कौन सा गुट था? भाजपा का वो गुट था जो सरकार में है और जो ताकत इस्तेमाल करना चाहता है। नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, नीतीश कुमार के साथ, नीतीश के साथ है। नीतीश के खिलाफ रहते तो वो उसको दूसरे तरीके से भुनाते, वो मानते ही नहीं। नीतीश के साथ थे तब लगा कि हम नीतीश के साथ, हमको कैसे रोक दिया, हम तो सरकार है, हमें कैसे रोक दिया। वो सनक और वो हनक आ जाती है सनी, वो जब आप सत्ता में आते हैं ना तो आपको बताया जाता है, आपके आसपास के जो पहले से जंग खाई हुई जो इमारत है ना, वो बता देती है कि आप ताकतवर हैं। और तब एहसास होता है कि नहीं, ना मैं मिश्रा हूं, ना मैं चमार हूं, ना मैं किसी और जाति से आता हूं, मैं मंत्री हूं, एक मंत्री हूं जिसका सबसे अगले श्रेणी में बैठने की स्थिति होती है, जो मुख्य अतिथि होता है, जिसके लिए सभी खड़े होते हैं। और जब सत्ता चली जाती है ना तो ऐसे कई पूर्व मंत्रियों को जानते कहाँ अंतिम दर्शन होता है, हल्दी छपरा में जी। अब वो कोई करने जाता नहीं है, दिन कैसे बीतता है, कैसे कटता है सर्वेंट क्वार्टर में या क्वार्टरों में, वो भी देखा है मैंने। और कैसे वो पत्र पर पत्र लिखे जाते हैं और ना प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब आता है, ना मुख्यमंत्री की तरफ से, ना राष्ट्रपति की तरफ से। आप जब तक राजनीति में सत्ता में है तब तक आपको सब कुछ मिला हुआ है और इसी पर चर्चा हमारी है जी। आज मांझी जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम 4 विधायक हटा लेंगे तो आपको हैसियत समझ में आ जाएगी जी। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति में भाजपा की तरफ से कम बोलने वाला एक शख्स तो खड़ा हुआ, नीरज कुमार बबलू, जो अपने बात से पलटा नहीं। और नीरज कुमार अगर अपनी बात से पलटे नहीं तो बेचैनी भाजपा में कैसे बढ़ गई। मांझी जी सरकार गिरा देंगे क्या?
मैं चैलेंज करता हूं मांझी जी को सरकार गिरा दे। संभव है क्या? इतना तेजस्वी यादव लगातार ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं कि हाँ गिरा दिए मांझी जी, हम है ना, आप मैनेज कर लेंगे, आप आइए तो सही, क्यों नहीं गिरा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा नीरज बबलू ने, आपके पुत्र भी तो इस मुख्यमंत्री के कैबिनेट में शामिल हैं, आपके पुत्र भी को तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं मंत्री के तौर पर, कैसे कुर्बानी दे दीजिएगा? आज दनिश सिवान कह रहे थे कि सड़कों पर रहने वाले आदमी हैं, सड़कों पर रहा है मुसहर समाज, मुसहर समाज रहता है, मांझी नहीं रहते हैं, मांझी जी से नहीं रहा जाएगा, अब मांझी जी के बेटा से नहीं रहा जाएगा। नालंदा के एथी में कौन कारोबार हो रहा था राजगीर वाले में? मत पुराना बात निकलवाइए, कौन कांड कर रहे थे इनके बेटे जिसके चलते धराए थे रंगे हाथ? जी मामला कौन सा था? कौन सा सुख भोगने के लिए मांझी जी यहाँ से दिल्ली तक जाते हैं? काहे शराब पीने की बात करते हैं? बिहार में शराबबंदी है, हम अब विरोध करते हैं आंकड़ों पर, तो हमें कहा जाता है कि आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, और जो सरकार का हिस्सा है वो कहते हैं कि थोड़ा पी लेना चाहिए, उन पे कार्रवाई नहीं होगी जी। वो गाली दे सकते हैं किसी जाति विशेष को। हम अगर कुछ बोल दें, मैंने अभी अपने जो अभी मैं विश्लेषण कर रहा हूँ उसमें मैंने समाज शब्द का प्रयोग किया है, आपको पता है कि क्राइम है, मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम अगर बोल दें तो हम पर धाराएं लग जाएंगी क्योंकि हम आम आदमी हैं, और वो बोल सकते हैं क्योंकि वो सत्ता के चाबी जानते हैं, उनके पास है ना। कभी तेजस्वी की सरकार बनेगी वहां भी घुस जाएंगे, नीतीश की सरकार बनेगी वहां घुस जाएंगे, भाजपा की सरकार केंद्र में चल जाएंगे, उनके पास है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यही पार्टियां जानती हैं कि पावर ब्रोकिंग बिहार में कैसे होता है। नीतीश कुमार जानते हैं कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, अलग अलग रेस का अलग अलग घोड़ा होता है। आज आवश्यकता पड़ी मांझी की तो कैसे मांझी को रोक लिया? आज आवश्यकता पड़ी उपेंद्र कुशवाहा की एक समीकरण साधने के लिए, विशेष समीकरण, तो कैसे बुला लिया? आज आरसीपी सिंह की आवश्यकता नहीं पड़ी तो कैसे दूध में पड़ी मक्की की तरफ फेंक दिया जी। और ललन सिंह को लाकर जोड़ दिया। जो ललन सिंह मैं गारंटी दे सकता हूं कि भूमिहारों के वोट की गारंटी नहीं ले सकते हैं जी। भले इस चुनाव में दोनों सीटों पर जीत के उपचुनाव में आ गई है जदयू, और वो दावा कर सकती है क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट किया चुनाव में, संजय सिंह हो या अशोक चौधरी हो, जिन लोगों ने भी किया अच्छा मैनेजमेंट किया, ललन सिंह ने भी अच्छा काम किया, लेकिन इस बात की गारंटी ना अशोक चौधरी ले सकते हैं, ना संजय झा ले सकते हैं, ना ललन सिंह ले सकते हैं कि वो अपने समाज के वोट बैंक को नीतीश तक जोड़ देंगे। लेकिन और अगर जोड़ ही देते तो नीतीश कुमार लौकुश जोड़ रहे होते हैं। तो यही है। और इस समीकरण से, इस विश्लेषण से हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं? हम पहुंचना चाहते हैं कि जब सारी पार्टियां बिहार की, एनडीए की, जब भाजपा को ही दबाव डाल रही हैं तो भाजपा कितने देर तक चुप रहेगी जी? कभी तो बोलना था ना। एक हफ्ते बाद रिएक्ट किया नीरज कुमार बबलू, और जब रिएक्शन से उनके सरकार गिरने की धमकी जब आ गई तो कैसे भागे भागे रातों रात पहुंचे हैं सुशील मोदी जी। आपने कह दिया 3 साल से राजनीति से बिहार के बाहर है। 3 साल नहीं है, 3 साल पहले तो वो इस सरकार के हिस्सा थे। 1.5 साल से पिछले उनको बनाया गया, उनका पर कतर किया, उनको प्रमोशन भी डिमोशन दिया गया है जी। प्रमोशन ऊपर जाइए नीचे हो आइए, ये बड़ा सिस्टम बढ़िया है, झूला है। आरसीपी सिंह अभी तो प्रमोशन भी डिमोशन हुआ है जी। तो ये देखिए, ये चीजें बिहार की राजनीति में ही होती हैं। और सच बात है कि सुशील मोदी का इस तरीके से डैमेज कंट्रोल करना ये साबित करता है कि मामला हम जितना समझ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बिगड़ चुका है नीतीश कुमार और बाकी तीनों दलों के बीच में, भाजपा और बाकी तीनों दलों के बीच में। और सबसे बड़ी बात यहां जान लीजिए, बाकी दोनों दल तो बहुत मुखर है। मुखर इसलिए है कि अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, कुछ खोने के लिए नहीं है। अरे सरकार से हटा दीजिएगा, फिर तेजस्वी तो साथ मिल जाएंगे, बुलाने वाले तो 50 हैं। हम तो सत्ता के, अरे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अगर मुकेश सहनी के वोट में इंटरेस्ट नहीं होता, अगर मांझी में इंटरेस्ट नहीं होता, तो रातों रात कैसे वापसी हो जाती है इनकी? ये अपनी मर्जी से कैसे कहते हैं कि जा रहे हैं एनडीए में चले आते हैं? रातों रात कैसे टिकट मिल जाता है मुकेश सहनी को 11 सीट? कैसे दे देती है भाजपा अपने लोगों को काट के? ये सब कुछ भाजपा और नीतीश के इंटरेस्ट पर ही होता है। आपको भी उसमें इंटरेस्ट है, तब ये गठबंधन बना है। और कह देना नीरज कुमार बबलू का या भाजपा किसी नेता का ये काफी नहीं है कि सरकार गिरा दीजिए, संभव नहीं है। सरकार ऐसे नहीं गिरेगी। सरकार जब भी बिहार की गिरे, मैंने पहले भी दावा किया है, तो नीतीश कुमार ही गिराएंगे वो भाजपा को। और देखिए, इन दोनों दलों का मैं स्पष्ट बोल दूं आपको कि ये दोनों दल मुखर होकर बोल रहे हैं, लेकिन जो चुप बैठा हुआ है सबसे बड़ा खतरनाक दल वही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी चुपचाप छोटी छोटी बातें बोल रही है। ललन सिंह ने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया है कि ना तो हम जातिगत जनगणना में पीछे हटेंगे, ना हम विशेष राज्य दर्जे के मुद्दे पर पीछे हटने वाले हैं। आपको पीछे हटना होगा, और आपको पीछे का हटना होगा, आपको साथ देना होगा हमारा जी। आप ही के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और आप ही को हमको साथ देना पड़ेगा। केंद्र की भाजपा के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, बिहार के भाजपा में सत्ता रहेगी। क्यों रहेगी?
क्योंकि आपने जब सदन में पास हो रहा था सब समीकरण तो आप साथ में हमारे जी। थे, आप सरकार का हिस्सा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या आता है, बिहार के हित ही ना, और बिहार के हित के लिए अगर विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या वो मांगने के लिए जाना पड़ेगा अमेरिका? बिहार से देश में ही ना जाया जाएगा। जी, जी। और देश की सत्ता में जब भाजपा है तो भाजपा को ही इन बातों को मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं स्पष्ट कह दूं कि भाजपा के कितने भी गुट हो, चाहे कोई सत्ता में हो या कोई संडिंग में बैठा हुआ हो, लेकिन सच्चाई यही है कि पार्टी अगर पावर में है तो कार्यकर्ताओं का भी पूछ है जी, नेताओं का भी पूछ है, और नहीं तो भाजपा विपक्ष में इतना फिसड्डी पार्टी साबित होती है बिहार में कि मैं आपको बता दूं कि 2015 में महागठबंधन सरकार बनी थी और मैंने देखा था कि विपक्ष ज़्यादा झेलना पड़ता था सत्ता पक्ष का हमला। जी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस ये ज़्यादा हमला कर रही थी भाजपा पर, जी, क्योंकि भाजपा विपक्ष में बैठी हुई थी। जी, भाजपा को हमला नहीं हो पा रहा था। एक ही मुद्दा कहीं ना कहीं से सुशील मोदी लेकर आए रातों रात, और मॉल की मिट्टी वाले मामले को लेकर जो उन्होंने आईसीटी घोटाला खोजा जी, और उसकी वजह से सरकार गिरी कहीं ना कहीं। तो फिर आप समझ लीजिए कि जब उसी आदमी को दोबारा आना पड़ा और कोई डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं रोज जो सरकारें गिराता है और सरकार का संकट बताता है, तो अब समझ लीजिए कि जब अंतिम बुलाया गया डॉक्टर या दिया था, कहता है ईविल का इंजेक्शन दिया जाएगा, जी। तो वो अंतिम में दिया आता है। स्थिति बहुत खराब थी। और कल कहीं ना कहीं मैं स्पष्ट बोल दूं आपको कि सुशील मोदी एक बड़े नेता है, स्थापित नेता है बिहार की राजनीति में। अगर वो कहते हैं अपने लोगों को कि चुप रहिए वरना गजेंद्र झाले का हाल हो जाएगा, तो सभी को समझना पड़ता है। जी, हालांकि मुझे लगता है फिर भी नीरज बाबू सुनेंगे नहीं, लेकिन अब जाइएगा तो बाइट नहीं देंगे, ये हम जी। आपको लिख के दे देते जी। हैं। फोन करके देखिए, आप कहेंगे कि नहीं नहीं छोड़ दीजिए, आप बहुत बोल अब दिया। हो गया, बहुत अब हो गया, बहुत बोल दिया मैंने। जी। तो लगातार इन सभी बयानों को अगर देखें तो एक तरफ जहां भाजपा का एक गुट मांझी के खिलाफ एग्रेसिव है, वहीं पुराने गुट यानी जिसके बदौलत बिहार में ये समीकरण बना था। सुशील मोदी जब बिहार में थे तो लगातार नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध अच्छे थे, जीतन मांझी के साथ अच्छे थे, और उस समय की जो परिस्थितियां रही हो, लेकिन अब सुशील मोदी को डैमेज कंट्रोल के लिए आना पड़ा। और दूसरी तरफ जदयू सामने है, हालांकि सामने वो जीतन मांझी, मुकेश सहनी को करके लड़ाई लड़ना चाहती है भाजपा को, और ये लड़ाई ऐसी है कि आपके परिवार के लोग को हम तोड़कर आपके साथ लड़वाएं। कितनी मजबूती से ये लड़ाई लड़ी जाएगी, यानी बिहार भाजपा अगर केंद्र की भाजपा से लड़े तो आप समझ सकते हैं लड़ाई कितनी मजबूत होगी। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि भाजपा के अंदर विद्रोह, यानी भाजपा, बिहार भाजपा जब केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगी तो विद्रोह ही होगा। ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार भाजपा उनका समर्थन करे तमाम मुद्दों को लेकर, और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को आगे करके ये कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ी जा रही है। ये अंदर की लड़ाई है, अंतर्द्वंद दिखाई दे रहा है लगातार गठबंधन में, और इसमें सरकार पर कहीं ना कहीं संकट है। इस संकट को दूर करने के लिए संकट मोचन के नाम से उनको बुलाया गया सुशील मोदी को। अब देखिए किस प्रकार से वो संकट मोचन साबित होते हैं, किस प्रकार के बिहार की राजनीति के संकट को हरते हैं, खासकर बिहार में सरकार की संकट को हरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बयानबाजी अब थम रही है धीरे धीरे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव आता है और कौन कौन से नए लोग निकलकर सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चीर फाड़ में इतना ही, आप दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।